Good morning everyone. Today we are going to learn our first chapter of class 10th, that is electricity. Electricity इसके हम कुछ important topics देखने वाले हैं कि इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे. तो फर्स्ट वन है चार्ज. कितने टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. सेकेंड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रिसिटी. हमारे यहाँ जितनी भी जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो पढ़ने वाले हैं वो आसपास हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज जो हम बोल सकते हैं इसके आसपास घूमेगा. इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम सीखने वाले हैं. सर्किट जो पूरा जो वो सर्किट बनता है उसको समझेंगे कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन और कुछ चीज़ों की मदद से वायर और रेसिस्टेंस साथ ही साथ सेल या बैटरी की मदद से हम उसको प्रॉपर सर्किट बनाते हैं. नेक्स्ट सिंबल्स, हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किन किन सिंबलों का यूज़ करते हैं वो. नेक्स्ट लास्ट वन इज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ हम पढ़ेंगे कि कैसे वो काम करेगा. इसमें रेसिस्टेंस, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट के आपस में रिलेशन को हम समझेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम चार्ज से. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चार्ज. तो आपने शायद देखा होगा वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो चार्ज जो होते हैं वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है हमारा पॉजिटिव और एक होता है हमारा नेगेटिव. पॉजिटिव प्रोटॉन भी होता है और नेगेटिव हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स. तो हमारे अगर मैं बात करूं कि क्या होता है तो हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट है स्टैटिक. एंड द सेकेंड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. न्यू नेम है ना. चलिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जब कोई चार्ज रेस्ट पर होते हैं. किस पे होते हैं, रेस्ट पे. यानी कि स्टडी ऑफ चार्ज ऑन रेस्ट इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ये आपने शायद देखा होगा, हम जब भी कोई चीज़ जैसे प्लास्टिक का स्केल रब करते हैं तो वही वाले जो चार्जेस जो मेरे हेयर्स में थे या चीज़ों में थे वो उसके ऊपर आ गए और उसी की मदद से वो क्या करता है, छोटे छोटे कागज़ों को पिक कर लेता है. तो वो किसका पार्ट है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है. वहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन. यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो मोशन कर रही है या जो चार्ज मोशन कर रहे हैं उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं. तो ये पूरा जो चैप्टर आने वाला है वो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है. अब करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए पहले हमें दो चीज़ों को समझना होगा. फर्स्ट वन इज इंसुलेटर एंड नेक्स्ट वन इज कंडक्टर. सो इंसुलेटर क्या होते हैं, व्हाट इज इंसुलेटर्स. देखिए, इंसुलेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो करंट को फ्लो होने से रोकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते. इंसुलेटर्स सब्सटेंस or object that does not allow to flow electron through them. कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने नहीं देता, उनको अलाउ नहीं करता कि वो फ्लो हो पाए, दैट इज नोन एज इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स जैसे कि वुड और वुड के अलावा ग्लास, आपने कांच देखा होगा, वो सब हमारे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स. अब कंडक्टर क्या होते हैं, substance are object that allow
to flow electron through them is known as conductor. तो हम इसके एग्जांपल्स क्या हैं? वायर, एल्यूमिनियम, मेटल्स जितने भी होते हैं मोस्टली वो सब इसी के एग्जांपल्स हैं, कंडक्टर के, और सेकेंड वन इज इंसुलेटर्स के। तो ये दोनों समझने के बाद अब हम बात करने वाले हैं कि जैसे आपने शायद देखा भी होगा कंडक्टर और इंसुलेटर्स के अलावा अब हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? उससे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस समझने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को समझेंगे। देखिए, मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। अब एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को मैं इनफाइनाइटी से, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं इनफाइनाइटी से एक पॉइंट तक जब लेकर आऊंगा, कहां से? इनफाइनाइटी से एक पॉइंट तक जो लेकर आऊंगा, तो मुझे कुछ काम करना होगा, कुछ वर्क करना होगा। उसी वर्क को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स द वर्क done in moving वन बोल सकते हैं और यूनिट बोल सकते हैं, यूनिट चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बोलिएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज electron from infinity to that point is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि काम मैं क्या कर रहा हूं? वर्क डन इन द यूनिट पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। एक प्लस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कर रहा हूं? एक इनफाइनाइटी से एक पॉइंट तक लाने में जितना भी मैं काम कर रहा हूं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, यही अगर मैं इसको बोल दूं पोटेंशियल डिफरेंस, सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, सेम चीज, यूनिट पॉजिटिवली चार्ज को जब मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाऊंगा, उसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसमें यही सेम यूनिट पॉजिटिवली चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point। तो ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला। द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये दोनों सेम ही है, बस इसमें ये अंतर है, ये इनफाइनाइटी से एक पॉइंट तक लाता है और पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाता है। अब हम बताते हैं कि इसको मेजर किससे करते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट जो है वो हमारी V है, वोल्ट। इसको हम वोल्ट से नापते हैं, ठीक है। और वोल्टेज अब इसको लिखेंगे कैसे? वोल्टेज का एक और नाम है, ठीक है। वोल्ट से ही बना है इसका दूसरा नाम, अनदर नेम इज
इज वोल्टेज। तो वोल्टेज बराबर क्या होगा, वर्क डन बाय यूनिट चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज की जो भी क्वांटिटी होगी, तो V बराबर W अपॉन ठीक है। यहां से नेक्स्ट अब इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, V बराबर W अपॉन Q, ठीक है। Q मीन्स क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अच्छा एक और ध्यान समझिएगा, क्वांटिटी जो ऑफ चार्ज की होती है Q, इसे हम Q बराबर NE भी लिखते हैं, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं हम। यहीं से हमारी अब एक डिफाइन बनी इलेक्ट्रिक करंट की। देखो इलेक्ट्रिक करंट को हम फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, लेकिन क्लास 10th के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट की ये वाली डिफाइन थोड़ी सी छोटी है, तो हम दूसरी समझते हैं, ठीक है। यहां से देखो इस वायर के अकॉर्डिंग, यहां से ये पूरा हमारा एक वायर है, तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बोथ एंड्स ऑफ द वायर, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ एंड ऑफ द वायर, मतलब कि वायर के दोनों एंड पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है, वो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स दो ध्यान समझते हैं, ठीक है। यहां पे मैं पॉजिटिव, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर रहा हूं, मतलब मैं जो चार्जेस हैं उसको धीरे धीरे मूव कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसी की वजह से क्या होगा, देखो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ एंड ऑफ वायर दैट, इसको थोड़ा सा चेंज करके दैट क्रिएट इलेक्ट्रॉन टू फ्लो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। दैट इज नोन एज, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए इससे क्या फॉर्मूला बना, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। अगर आपको ये डिफाइन थोड़ी हार्ड लग रही है तो हम इसको इजी भी कर सकते हैं कि अ नंबर ऑफ चार्जेस ऑफ फ्लोइंग इन अ सेकेंड is known as electric current। ठीक है, यानी कि जो भी नंबर ऑफ चार्जेस, यानी जो भी करंट जो है उसके अंदर जो बह रहा है, उसे हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। I बराबर Q अपॉन T। अच्छा इसको हम किस में नापते हैं, I को हम, जो ये I है इसको डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को, इसको नापने की जो यूनिट है वो हमारी एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर। सेकंड, इसको नापने के लिए हम हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, दैट इज अमीटर। अमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है, अमीटर का यूज। और एक और जो वोल्ट है, वोल्ट को नापने के लिए हम जो यूज करते हैं वो हम वोल्ट मीटर का करते हैं। किसका करते हैं, वोल्ट
मीटर का। सेकंड, जो आई है यानी कि करंट को नापने के लिए जो अमीटर लगाया जाता है उसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। किस में कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में। यानी कि यहाँ करंट बह रहा है तो हम इसको यहीं ही अमीटर को लगा लेंगे। जबकि अगर मैं वोल्ट मीटर को बताऊं तो वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा लो रेसिस्टेंस का होता है। रेसिस्टेंस हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस का होता है, हाईली रेसिस्टेंस होता है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट क्या होता है? देखो, अब हम चाहते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे ताकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव हों, तो हम वायर को कनेक्ट कर देते हैं एक सेल या बैटरी से। क्या? किससे? एक सेल या बैटरी। ये जो सेल होता है जिसका ये एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। यही वो पावर जनरेट करता है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस लगातार क्रिएट होता रहता है और करंट फ्लो होना स्टार्ट रहता है। तो ये क्या करता है? ये इन जगह के बीच में इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देता है। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो करंट अपने आप ही जनरेट होगा। तो यही हम पढ़ने वाले हैं सर्किट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? So it is a combination of वायर का, सेकेंड रेसिस्टर्स, बैटरी और अ सेल। ये कॉम्बिनेशन है वायर का, रेसिस्टर्स का, बैटरी का, सेल का एंड ऑल्सो ऑब्जेक्ट लाइक बल्ब। ये कॉम्बिनेशन किस किस का है? वायर का है, रेसिस्टर्स का है, बैटरी का, सेल का और बल्ब जैसे ऑब्जेक्ट का, इन विच current flow continuously। जिसके अंदर करंट कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। यानी कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे करंट जो है अगर लगातार फ्लो हो रहा है तो वो एक क्या फॉर्म करता है? इलेक्ट्रिक सर्किट को फॉर्म करता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि अब इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये हो गया, इसके सिंबल्स भी। इसके अंदर सिंबल्स कौन कौन से हैं? और सबसे पहले डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स करंट किस वे में फ्लो होगा और कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो हो रहे होंगे। तो देखिए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो याद रखिएगा, जो करंट फ्लो होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है। करंट किस साइड फ्लो होता है? पॉजिटिव चार्ज से। लेकिन नेक्स्ट आप याद रखिएगा, जिस साइड से करंट फ्लो होता है उसके अपोजिट साइड से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन किस साइड फ्लो होते हैं? इस साइड।
अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूँ तो इलेक्ट्रॉन हमारे इस साइड रिप्रेजेंट किए जाएंगे और करंट हमारा इस साइड फ्लो होगा। याद रखिएगा, नीचे से आपको ऐसे बनाना है, तो जब हम ऐसे लेके जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो हो रहा होगा और करंट हमारा उस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे, और इलेक्ट्रॉन किस साइड से, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बहते हैं। ठीक है, अब हम सिंबल्स को थोड़ा समझते हैं, सारे सिंबल्स नहीं बट कुछ सिंबल्स, जैसे कुछ तो हमने अभी जस्ट यूज ही किए हैं। तो देखिए, पहला सिंबल जो है वो है हमारा सेल का, ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये एक सेल को दिखाता है। जब हम ऐसे ज्यादा लगा देते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है बैटरी को, किसको रिप्रेजेंट करता है, बैटरी। थर्ड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और थर्ड है हमारा, ये बल्ब को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, बल्ब के बाद ये हमारा ओपन सर्किट है। कैसा सर्किट है, ओपन। आपने शायद देखा होगा जैसे अगर हम क्या करते हैं, हम फैन को ऑफ कर देते हैं तो हमारा फैन चलता नहीं है। रीज़न क्या है, रीज़न ये रहता है कि वो जो वायर है वो अभी ढंग से कनेक्ट नहीं हुआ है, और जब तक वायर कनेक्ट नहीं होगा तब तक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ही नहीं। तो यहाँ पे ये हमारा कैसा सर्किट होता है, ओपन। यही नेक्स्ट, ये हमारा क्लोज सर्किट होता है। कौन सा सर्किट होता है, क्लोज। यहाँ पे वायर हमारा बंद है, यानी कि हमारी करंट जो होगा, वायर यानी कि जो लाइट जो हो रही होगी वो आराम से फ्लो हो रही होगी। इसके बाद क्रॉस सेक्शन और भी चीज़ें, लेकिन वो हम बुक से देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब समझते हैं ओम्स लॉ, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। हुआ क्या कि मेरा एक फ्रेंड था अर्जुन, वो मुझसे बोलता है कि मुझे ना सामने, यानी कि मेरे घर से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर दूर उसका घर है। तो वो कहता है, देखो मेरे घर लाइट नहीं आ रही है और मुझे इस समय आपकी हेल्प चाहिए। मैंने पूछा उससे कि क्या हेल्प कर सकता हूँ बताओ। उसने कहा कि मुझे एक वायर चाहिए आपके घर से कनेक्ट करके मेरे घर तक। तो जानते हो, महान है, दोस्त है, उसकी बात तो नहीं टाल सकते। तो उसने क्या किया, मेरे घर से वायर कनेक्ट किया और अपने घर तक ले गया। अब अपने घर तक ले गया, वहां पे उसने मुझसे फ़ोन लगा के बोलता है, कहता है स्विच ऑन कर। तो मैंने क्या किया, स्विच ऑन भी कर दिया, बट वहां पे लाइट आई नहीं। उसने कहा भाई तू तो झूठ बोल रहा है, तूने तो ये गलत किया, मुझे नहीं, मतलब लाइट तो आनी चाहिए। तो फिर अब वो मेरे पास आया, आने के बाद उसने देखा कि वायर तो नहीं ख़राब है। उसने तुरंत वायर कनेक्ट किए और फिर दोबारा उसने पूछा, अगेन लाइट नहीं आई। फिर उसने क्या किया, वायर को थोड़ा कट किया और यहीं पे लाइट लगाने की कोशिश की, यहाँ पे लेकिन लाइट आ गई। जानते हो ऐसा क्यों? चलिए, ओम्स लॉ इसी को दिखाता है। ओम्स लॉ ने क्या बताया कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी के करंट को फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें बहने वाले करंट से। या जितना करंट ज़्यादा बहेगा उतना ही वोल्टेज ज़्यादा आएंगे। एक और चीज़ समझते हैं, सेम उसमें मुझ में और मेरा एक स्टूडेंट था, वो मुझसे कहता है चलो सर हम थोड़ा लड़ लेते हैं। मैंने कहा एक काम करते हैं, हम दूसरे तरीके से लड़ाई करते हैं। उसने कहा ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा सेल लिया और उससे बोला कि आप एक काम करिए, हम ना दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने से अच्छा है हम थोड़ा सा मैथ या साइंस की ट्रिक्स को अपना के कुछ खेलते हैं। क्या ठीक है। तो मैंने उससे बोला जाओ उस वायर को जो सामने जो लगा हुआ है उस वायर को पकड़ लो। उसने पकड़ा और फिर सेम हिलने लगा। तो जब वो हिलने लगा तो अब वो कहता है सर नाउ इट्स योर टर्न, आप करिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, एक चार्जर लिया और चार्जर को पहले उससे कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद फिर मैंने उसको पकड़ा। तो क्या होगा, मुझे करंट लगेगा? नहीं, मुझे करंट नहीं लगा। फिर अगेन मैंने कहा एक काम करो, आप लोहे का स्केल लो और देन उसे टच करो। उसने सेम किया, लोहे का स्केल लिया, उससे टच कर दिया। फिर उसने कहा आप करोगे?
मैं कहा ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लोहे की जगह प्लास्टिक का स्केल पकड़ा और फिर मैंने उसे टच किया, अगेन मुझे करंट नहीं लगा। ये सारी चीज़ें तो चली रही थी, बट अब वो कहता है कि नहीं, अब तो मेरा स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया, हम एक काम करते हैं, अब हम कुछ और हाई लेवल पे जाते हैं। ठीक है, अब हम जो रेलवे लाइन जो आ रही थी ना, रेलवे लाइन, उसको पकड़ने की सोची। देन आई जस्ट स्टॉप देम कि भाई आप ऐसा मत करिए, ये तो बहुत ज़्यादा हैवी वोल्टेज है। देखा होगा वोल्टेज, वोल्टेज मीन्स यही होता है कि अगर हम धीरे 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 करंट को बढ़ाते जाएं तो अपने आप ही वोल्टेज भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएं तो करंट भी अपने आप ही इंक्रीज होगा। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस अगर हम किसी एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरे का अमाउंट भी अपने आप ही बढ़ेगा। इसी लॉ को कहा जाता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने कहा अगर मैं किसी भी चीज का टेम्परेचर चेंज ना करूं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर हो, सो द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, the flowing of electric current is directly proportional to the वोल्टेज। जो वो होगा वो डायरेक्टली वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा। तो अब यहां पे हम चीज़ों को, एक फॉर्मूले को भी क्रिएट करते हैं कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I से। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इजिकल्स टू I और R। यहाँ R क्या है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो मेरे दोस्त के घर तक पहुंचने वाले थे वो वहां तक नहीं पहुंचे। इलेक्ट्रॉन्स को धीरे 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 उन्होंने क्या कर लिया, रोक लिया, सारे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जाने दिया और एक्चुअली वहां तक तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया। तो इसी को रेसिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, V इजिकल्स टू I R। अब R इजिकल्स टू V अपॉन I। अब आप याद रखिएगा, यहां से आपको एक चीज मिली, जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। याद रखिएगा, रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज बट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यानी कि अगर मैं रेसिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो करंट क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, करंट पे कोई नहीं, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो वोल्टेज भी धीरे धीरे इंक्रीज होंगे, बट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक के कम होने पे ये अपने आप ही बढ़ जाएगा, एक के कम होने पे ये अपने आप ही इंक्रीज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेसिस्टेंस की। देखिए इसको ना ओम मीटर से नापा जाता है। याद रखिएगा, ओम बोलते हैं बट एक्चुअल में ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। इसकी एसआई यूनिट ओम मीटर होती है। इसको डिनोट करने के लिए हम कैपिटल आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल आर का यूज़ करते हैं। साथ ही रेसिस्टेंस जो होता है इसको दो तरीकों से लगाया जाता है, सीरीज और नेक्स्ट इज पैरेलल। अब रेसिस्टेंस, जो हाईली रेसिस्टेंस चीजें होती हैं, जो जिनका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, उसको हम रेसिस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिस्टर्स। ठीक है, और जो और ज्यादा एकदम कंप्लीट रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं उसी को हम इंसुलेटर भी कहा जाता है। समझ में आया, वो क्या है, वो एक्चुअल में करंट को फ्लो होने ही नहीं दे रहे। ये होने तो दे रहा है बट थोड़ा थोड़ा होने दे रहा है, कुछ टर्म्स को रोक रहा है, इसीलिए इन्हें रेसिस्टर्स कहा जाता है। और जो एकदम रेसिस्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं, दैट इज नोन एज इंसुलेटर्स। तो अब रेसिस्टेंस भी हर किसी का सेम नहीं होता, इट डिपेंड ऑन
रेसिस्टेंस है वो क्या होता है, जैसे वायर आपने शायद देखा होगा, अगर मैं छोटे वायर से ज़्यादा बड़ी लाइट को लगाऊं तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा। और वहीं मैंने डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, देखा था ना अभी 1 किलोमीटर लंबा वायर था, तो रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप किसी भी वायर की लेंथ को बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भी अपने आप ही इंक्रीज होगा। अगर आप किसी वायर की लेंथ को क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमारे घर में तो लाइट आती है और वो हमारे घर के आसपास भी नहीं बनती, फिर क्योंकि उसका वायर की जो मोटाई होती है, यानी कि जो एरिया होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो रेसिस्टेंस जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया से, यानी कि अगर आप वायर का एरिया यानी कि उसकी जो मोटाई है उसको आप इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस अपने आप ही धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इससे आपका एक फॉर्मूला क्रिएट होता है, R इज टू रो एल अपॉन ए। इस जगह इसको हम रो कहा जाता है। रो मीन्स वो क्वालिटी ऑफ वायर जो उसकी खुद की है। क्वालिटी ऑफ वायर मीन्स अगर आप कॉपर का वायर यूज करते हो तो वो पहले से ही बहुत कम रेसिस्टेंस क्रिएट करता है खुद से ही, लेकिन अगर आप नाइक्रोम का वायर यूज करते हो जो बल्ब बनाने के लिए यूज किया जाता है, वो पहले से ही हाईली रेसिस्टेंस होता है और उसकी रेसिस्टिविटी, जो उस वायर की रेसिस्टिविटी है, दैट इज नोन एज रो। तो अब इसको पैरेलल में कनेक्ट करना और सीरीज में कनेक्ट करना और बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।